नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के आकार और स्थिति पर। जो एनसीईआरटी की 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम देखेंगे कि भारत की स्थिति वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, ग्लोब में कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोब के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, हिंदी में इन्हें कहते हैं अक्षांश और देशांतर, ये क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रही है पृथ्वी, ये पूरा हमारा ग्लोब है, यानी हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें, किसी भी स्थान की लोकेशन अगर हमें निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि उस स्थान का लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, यानी अक्षांश व देशांतर हमें पता होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि पृथ्वी को किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, यानी अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर कहलाता है, हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये जो ऐसे रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, और जो ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं आ रही है, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये समय निर्धारण में आपकी सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं कि किस तरह से इक्वेटर पूरे ग्लोब को 2 समान भागों में बांटता है। इसका जो निचला हिस्सा है, यानी ये जो अर्धगोला है, इसको कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है, अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है। यहाँ पर आपको एक रेड लाइन दिख रही है, ये जो है ये है मकर रेखा, इसको कहा जाता है मकर रेखा। ऊपर की ओर 23.5 डिग्री के ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन, इसको कहते हैं कर्क रेखा। आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। तो प्यारे बच्चों, ये था थोड़ा सा हमें ये नॉलेज प्राप्त करना था कि किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक और स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से बनाए गए हैं। यहां पर ये 0 डिग्री आप देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के बाद ऊपर यहां पर ये नॉर्थ पोल है। ये देखिए, यहां पर ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री होते ही यहां पर ये नॉर्थ पोल है। ऐसे ही नीचे जब जाएंगे वहां पर साउथ पोल आएगा। इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये नॉर्थ पोल है। और ये पॉइंट्स अगर हम यहां देखें तो ये पॉइंट कहां लोकेटेड है, देखिए ये 40 डिग्री नॉर्थ, ऊपरी भाग को नॉर्थ कहते हैं और निचले भाग को साउथ कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, नीचे का हिस्सा साउथ है, ये हिस्सा ईस्ट है और ये हिस्सा वेस्ट है। अब जान लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब में भारत की स्थिति को जानने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। यहां पर आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोब में दर्शाया गया है। और ये जो रेड कलर है, ये इंडिया है। नीचे इसी प्रकार से पूरा ग्लोब है, यहाँ पर रेड कलर में इंडिया को दर्शाया गया है। अच्छा, यहां पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा ऊपर से नीचे, और ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये देखिए अफ्रीका में से गुजरती है, भारत से थोड़ा सा नीचे गुजरती है। इससे जब ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री से भारत स्टार्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत यहां से स्टार्ट होगा। और ये कौन से गोलार्ध में है, तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर है तो ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ ये 0 डिग्री से इस साइड में है, तो इस साइड में मैंने आपको क्या बताया था कि ईस्ट है, यानी पूर्व, उत्तर पूर्व। ग्लोब में स्थिति यहां पर है उत्तर, क्योंकि ऊपरी साइड में है, पूर्व क्योंकि ये जो मेरिडियन 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, इससे इस साइड में है, इसलिए ईस्ट। तो ये था भारत की स्थिति ग्लोब में किस तरह से है। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक इंडिया की लोकेशन की, एक कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे। याद रखने के लिए ध्यान करिए कि मैंने अभी बताया था आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, नॉर्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, यानी उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है उससे ईस्ट साइड में है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक हमारा क्या है, देशांतरीय विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब बात कर लेते हैं साउदर्न पार्ट विद इन द ट्रॉपिक्स। भारत का साउदर्न पार्ट जो है ट्रॉपिक्स में है, क्योंकि ये क्या है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, भारत की यहां से गुजरती है, तो ये जो साउदर्न पार्ट है इसको ट्रॉपिक्स में कहा जाता है। नॉर्दर्न पार्ट में वार्म टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी रहती है, तो इसको सब ट्रॉपिकल जोन में कहा गया है, क्योंकि ये कर्क रेखा से ध्रुव की ओर है, नॉर्थ पोल की ओर है। तो ये थी थोड़ी सी बात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरती है, कर्क रेखा, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, आप अगर देखें यहां से यहां तक 8 डिग्री और 37 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का अंतर है इनमें, और यहां ऐसे ही 68 डिग्री और 97 डिग्री, यहां भी ये भी कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस हम देखें तो जो नॉर्थ से साउथ वाला यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सटेंट है, विस्तार जो है भारत का, अगर ये दूरी नापें तो बनती है 3214 किलोमीटर, और अगर यहां से लेकर यहां तक नापें इसको तो ये बनती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ 2933 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, लगभग भारत की लंबाई क्या है, बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इतने बड़े स्थल भाग में 300 किलोमीटर का डिफरेंस बहुत कम माना जाता है। तो मतलब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने अभी पढ़ा है, इंडिया की लोकेशन हमने जानी है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत की कोस्टल और जो बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। कोस्ट का मतलब होता है तट, समुद्र कहां कहां लगता है भारत को, समुद्र कहां से स्टार्ट होता है। यहां आपको पता है कि इस साइड में भारत के पश्चिम में अरब सागर है यहां पर, और यहां पर कौन सी है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी। तो यहां दोनों साइड में पानी है, नीचे हिंद महासागर है। कौन कौन से स्टेट भारत में जो है कौन से स्टेट जो है वो भारत के तटीय रेखा के ऊपर स्थित है, यानी भारत के तट के ऊपर स्थित है। सबसे पहले यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट है ये भारत के तटीय राज्य हैं, इनको तटीय राज्य कहा जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के बंदरगाहों के बारे में, यानी जो पोर्ट्स होते हैं जहां पर समुद्री जहाज आकर के अपना माल उतारते हैं, या जो जहां पर सामरिक दृष्टि से जो बहुत उपयोगी है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात में कांडला, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मार्मू गोवा, ये गोवा में है, मैंगलोर कर्नाटका में है, कोचीन केरल में है, तूतीकोर्न, कराईकल चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, कृष्णा पट्टनम, काकीनाडा, गंगावरम, विजाग, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये भारत के क्या हैं, मुख्य बंदरगाह हैं, जहां पर समुद्री जहाज आकर के सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। ये मुख्य बंदरगाह है भारत के, जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर के बारे में। भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ लगती है। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सीमा भारत में यहाँ गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। ये 4 स्टेट हैं जहां पाकिस्तान की सीमा लगती है, और टोटल इंडो पाक बाउंड्री की लंबाई है 3323 किलोमीटर। इतने बड़े बॉर्डर की रक्षा करना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो कितनी विषम परिस्थितियों में इस बॉर्डर की रक्षा करते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है। इंडो अफगान बॉर्डर लगभग 106 किलोमीटर तक कश्मीर के ऊपरी हिस्से में अफगानिस्तान से भी हमारी बाउंड्री लगती है। जो ब्लैक पार्ट है ये अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री को दर्शाता है। अब बात करते हैं चाइना के साथ। चाइना भी हमारा एक पड़ोसी देश है,
और ये जो पिंक कलर की रेखा आप देख रहे हैं ये चाइना के साथ हमारी बाउंड्री को दर्शाता है। चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 3488 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट चाइना के साथ बाउंड्री साझा करते हैं? जम्मू और कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट हैं ये चाइना के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से ज्यादा हम चाइना के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री लाइन जो है वो है 1751 किलोमीटर की। ये जो आप देख रहे हैं चौकोर आकृति का नेपाल, यहाँ उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है बाउंड्री इसकी, बिहार से लगती है और सिक्किम से लगती है। ये 4 स्टेट हैं और यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री नेपाल की मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। 4 स्टेट हैं, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 4 स्टेट हैं जहां पर हम नेपाल के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान की। एक छोटा सा देश है, 699 लगभग 700 किलोमीटर के लगभग हम बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ। भूटान की बाउंड्री जो लगती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ और अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ लगती है और सिक्किम के साथ भी भूटान की बाउंड्री साझा करते हैं हम। उसके बाद यहाँ चाइना का बॉर्डर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। म्यांमार के साथ बहुत चौड़ी, बहुत लंबी बाउंड्री हमारी है म्यांमार के साथ, लगभग 1643 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा जिस देश के साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं वो है बांग्लादेश। चारों तरफ से, लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और यहाँ इस देश के साथ हम सबसे ज्यादा बाउंड्री साझा करते हैं। गनीमत ये है कि इनके साथ हमारे रिश्ते ठीक ठाक हैं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती। इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, चाइना, बहुत मुश्किल होती बेटा। तो ये है कि किस तरह से हम बाउंड्री साझा करते हैं लैंड बॉर्डर की। हमने तटीय रेखा की बात की। लगभग टोटल जो बनता है ये 15,200 किलोमीटर बनता है और तटीय रेखा की लंबाई जो है वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर। इतनी जो सीमा है वो समुद्र के साथ लगती है और 15,200 किलोमीटर के करीब लगती है दूसरे देशों के साथ हमारी बाउंड्री। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमने बात की। यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट तक है। तो यहाँ इसकी बात अगर हम करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से जो सूर्य है, प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे। तो ये वाला पार्ट यहां पर सूर्योदय सबसे पहले, तो मान लीजिए यहां सूर्य है और ये पार्ट घूम रहा है ऐसे, तो ये वाला पार्ट सूर्य के सामने सबसे पहले आता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्योदय का राज्य इसको कहते हैं भारत में। सूर्योदय का देश जापान है, तो राज्य जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में जहां पर सूर्योदय देखते हैं वो है गुजरात। ये डिफरेंस क्यों आया, कैसे आया, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मानक सम्य रेखा है, ये वाली जो रेखा है 82 डिग्री और 5 मिनट वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है और ये गुजरती है इलाहाबाद के पास से, इलाहाबाद के अंदर से, नैनी से गुजरती है और इसी के अकॉर्डिंग भारत का समय मापा जाता है। समय कैसे मापा जाता है? पृथ्वी जब घूमती है तो जब 1 डिग्री घूमती है तो उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो यहां से अगर हम देखें कुल मिला के तो ये वाला जो डिफरेंस पड़ता है भारत की कुल स्थलीय सीमा का, ये पड़ता है 30 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे। यहां जब सूरज उगता है और यहां जब सूरज उगता है दोनों में फर्क होगा 2 घंटे का। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है 4 बजे, तो गुजरात में होगा बच्चों 6 बजे सूर्योदय। 2 घंटे का अंतर है। यहाँ सूर्य अगर छिपता है 5 बजे तो यहाँ छिपेगा 7 बजे। 2 घंटे का अंतर पड़ता है भारत की पूरे स्थल को पार करने में सूर्य को।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्गों से होता है। यहां पर जो आपको दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि पहले कैसे हम व्यापार करते थे और अब कैसे व्यापार करते हैं और ये फर्क कैसे आया। ये फर्क आया बच्चों, एक महत्वपूर्ण नहर बना दी गई जिसका नाम है स्वेज कैनाल। ये आप जो देख रहे हैं मुंबई से अगर मान लीजिए लंदन जाना है हमें, तो पहले हम क्या करते थे, यहां से जाते थे अफ्रीका को पूरा चक्कर लगा के अफ्रीका का और यहां लंदन पहुंचते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक नहर बना दी। कुल जो किलोमीटर हम तय करते थे वो था 19,800 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ, स्वेज नहर बन गई और स्वेज नहर के बनने से दूरी कितनी कम हो गई। देखो ये स्वेज नहर कौन से सागर को जोड़ती है, ये रेड सी बोलते हैं इसको। ये जो जगह है रेड सी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, दोनों को जोड़ती है स्वेज कैनाल। यहां से अब जहाज जा सकते हैं। तो अब जो दूरी लंदन जाने में लगती है वो है 11,600 किलोमीटर, यानी लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी बच गई है स्वेज कैनाल के कारण। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने पढ़ा कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत की आकृति कैसी है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। जब टाइम किसी देश का होता है वो अलग अलग होता है और सूर्य को पूरे भारत को क्रॉस करने में लगते हैं 2 घंटे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के लिए, क्योंकि मुंबई से लंदन जाने में पहले जहां लगते थे 19,800 किलोमीटर, अब हमें जाना पड़ता है सिर्फ 11,600 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।